तक हमने देखो जो जो चीज़ें मैंने बता दी आपको कि क्लासिकल फिजिक्स की, एक बार जल्दी से बेसिक प्रॉपर्टी बता देता हूँ। ये बोलता है कि एनर्जी कंटिन्यूअस है, ये कितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी मैटर और रेडिएशन के बीच में ट्रांसफ़र हो सकती है। एनर्जी जो है इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, लाइट की इंटेंसिटी कम तो फॉलिंग एनर्जी कम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट था आपके पास कि जब ये एनर्जी किसी मैटर पर आके गिरती है तो ये उधर सरफेस पे फैल जाती है। वेव फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं, वेव फॉर्म में अगर एनर्जी आती है तो किसी सरफेस पे गिरती है तो पूरे सरफेस पे वहाँ पर फैल जाती है। तो वो एनर्जी आपके पास हर एक इलेक्ट्रॉन को मिलती है, वहाँ पे किसी एक इलेक्ट्रॉन को नहीं, वहाँ पे रहने वाले सभी इलेक्ट्रॉन्स को मिल रही होती है। तो एनर्जी अगर सभी इलेक्ट्रॉन्स को मिल रही है तो धीरे धीरे आपके पास हर एक को कम कम मिलेगी क्योंकि सब में डिस्ट्रीब्यूट होगी। पर ये बोलता है एनर्जी कंटिन्यूस आ रही है, कंटिन्यूस आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लगातार बढ़ने लगेगी। इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी का क्या करते हैं, ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को लेकर वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की वाइब्रेशन बढ़ती जाती है क्योंकि एनर्जी कंटिन्यूसली आ रही है। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ने की वजह से उनमें एक वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी हो जाएगी कि वो मेटल सरफेस को छोड़कर बाहर निकल जाएगा। तो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग किसी सरफेस पर आपके पास जब लाइट वेव गिरती है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने में कुछ टाइम लेता है। ठीक है, और कुछ केसेस में ये आपके पास 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 8 घंटे 1 दिन 2 दिन इतना ज़्यादा भी हो सकता है अगर लाइट की एनर्जी कम है आपके पास। ठीक है, पर ये क्या बोलता है आपके पास निकलेगा जरूर इलेक्ट्रॉन। सरफेस पे अगर एनर्जी गिर रही है, सरफेस पे कोई भी इंटेंसिटी की लाइट गिर रही हो, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जरूर निकलेगा क्योंकि एनर्जी धीरे धीरे कंटिन्यूसली आती जाएगी। तो कभी ना कभी इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी जरूर होगी कि इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल के जरूर आएगा। कोई भी लाइट डालो, कोई भी लाइट, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से जरूर निकल के आना चाहिए। तो मैंने ना आपको सारी क्लासिकल फिजिक्स की जो जो चीज़ें हमारे लिए यूज होने वाली है वे सारी बता दी है, और इन्हीं के यूज़ करके हम आगे फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स को अपने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे चल रहा हूँ आपके पास कि शुरुआत में कहाँ पर इसका फेलियर हमको दिखा, फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स इन एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, मतलब कि हमको शुरुआत में कहाँ पर दिखाई है आपके पास। वैसे तो बता दिया मैंने आपको कि एटॉमिक स्केल पे दिखता है आपके पास, या फिर आपके पास रिलेटिविस्टिक केस में दिखता है, पर फिर भी मैं वहाँ शुरुआत बता रहा हूँ कि जहाँ पर सबसे पहले ज़रूरत पड़ी इस चीज़ की। तो सबसे पहला जो फिनोमिना था जहाँ पर आपके पास क्लासिकल फिजिक्स फेल हुई थी वो था आपके पास ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ये आप 11th क्लास में पढ़ के आए हैं फिजिक्स के अंदर ही। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन नहीं किया जा सका था क्लासिकल फिजिक्स की हेल्प से, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक्स ने एक थ्योरी दी थी। तो एक बार मैं जस्ट थोड़ा सा हल्का सा आपको बता देता हूँ कि होता क्या था। ब्लैक बॉडी किसको बोलते हैं, ये वो बॉडी है जिस पर अगर रेडिएशन डाली जाए, ये वो बॉडी है जिस पर अगर रेडिएशंस डाल दी जाए तो ये सारी की सारी रेडिएशंस को ऑब्जॉर्व कर लेती है। कलर से कोई मतलब नहीं है, ब्लैक बॉडी में कलर का मतलब नहीं है आपके पास, जरूरी नहीं कि इसका कलर ब्लैक ही हो। जैसे सन भी आपके पास एक ब्लैक बॉडी है तो उसका कलर ब्लैक तो है नहीं, तो ब्लैक जो है कलर से मतलब नहीं है आपके पास। ठीक है, ब्लैक बॉडी जस्ट उसको बोल रहे हैं जो सभी तरीके की रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो एक्चुअली में परफेक्ट ब्लैक बॉडी तो कोई होती नहीं है, पर हम फिर भी 98-99% तक बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको रेडिएशंस को ट्रैप करना है, तो इसमें जस्ट और कुछ नहीं होता। आपके पास ऐसा एक कंटेनर सा ले लो जैसे, है ना, इसको छोटी सी जगह छोड़ दो आपके पास और यहाँ से इसके अंदर रेडिएशंस डाल दो जो भी आपको डालनी है। रेडिएशन जब अंदर जाती है तो यहाँ पर कुछ जैसे आप कुछ एंगल से इसको इंसिडेंट करा सकते हैं, इसकी वजह से रिफ्लेक्शन होएगा, यहाँ टकराएगी, कभी इधर टकराएगी, इधर टकराएगी, इधर टकराएगी, तो ये अंदर ही टकराती रहेगी और इसकी दीवारों से आपके पास अब्जॉर्ब होती रहेगी। ठीक है, तो दीवारों से धीरे धीरे ये अब्जॉर्ब होती रहेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी कुछ एनर्जी को गेन करते रहेंगे, तो धीरे धीरे एनर्जी जो है ये सारी की सारी अंदर ट्रैप होगी जितनी भी फॉलिंग थी। तो कोई भी आपके पास इससे बाहर नहीं निकल के आई, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास जितनी एनर्जी इस पर डाली थी, जितनी रेडिएशंस इस पर डाली गई थी, सारी की सारी ही इसी के अंदर ट्रैप हो गई, सारी अब्जॉर्ब हो गई, एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं।
तो जो भी बॉडी सारी तरीके की रेडिएशंस को ऑब्जॉर्व कर लेती है उसको आप ब्लैक बॉडी बोलते हैं। तो इस तरीके से आप ब्लैक बॉडी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब होता क्या है जब ब्लैक बॉडी को गर्म किया जाता है, ब्लैक बॉडीज को गर्म करा जाता है, तो ब्लैक बॉडी को गर्म करने से इसमें से वापस से सब तरीके की रेडिएशंस निकलने लगती हैं, अलग अलग वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशंस इससे एमिट होने लग जाती है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस इन्हीं को बोलते हैं। एक ब्लैक बॉडी को गर्म करो तो वहाँ से जो रेडिएशंस निकलने लगती हैं उनको बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और ये हर तरीके की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की रहती है आपके पास, ठीक है। जैसे सन से जितनी भी आ रही है ना पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, वो सारा ही इससे निकलने लग जाता है, ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब सारा तो नहीं, पर डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ यहाँ से निकलनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये हीटिंग है तो जनरली इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट से विजिबल ये सब ही निकलता है आपके पास, है ना। एक्सरे और गामा नहीं निकलती है यहाँ से, ओके। तो इन रेडिएशंस को लेकर, इन रेडिएशंस की एक्सपेरिमेंटल स्टडी करी गई कि हमने ब्लैक बॉडी को कितना इतने टेम्परेचर पे रखा तो किस किस तरीके की वेवलेंथ निकली, है ना। मैंने जैसे मान लो T1 टेम्परेचर पे रखा तो किस तरीके की वेवलेंथ रखी, फिर हमने टेम्परेचर T2 पे रख के देखा तो किस तरीके की वेवलेंथ निकली, T3 पे रख के देखा तो किस तरीके की वेवलेंथ निकली। ये सब हमने ग्राफ पे ड्रॉ करा, एक्सपेरिमेंटल डाटा। अब मैं इसका एक्सपेरिमेंटल डाटा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे बताने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि 11th क्लास में पढ़ के आए हैं और अभी इसमें यहाँ पर कोई यूज़ भी नहीं है इसका, ठीक है। अभी कोई यूज़ भी नहीं हमारे पास। ये ग्राफ बनाया गया वेवलेंथ के बीच में और आपके पास एनर्जी डेंसिटी के बीच में। यू क्या है आपके पास, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आपके पास आ रहा था, ठीक है। ग्राफ यहाँ से इस तरीके का आपके पास कुछ आ रहा है, ओके। यहाँ पर एक मैक्सिमम मिलता है, ये मतलब ये मान लो मैंने T1 टेम्परेचर के लिए बनाया है, यहाँ पर आपके पास एक मैक्सिमम मिलता है, तो उसके लिए आपके पास एक वेवलेंथ रहती है लैम्बडा, ठीक है। एक पर्टिकुलर देखो आपके पास वेवलेंथ दिखा रखी है ना इस सरफेस पे, तो यहाँ पर भी कुछ वेवलेंथ है, यहाँ पर भी कुछ वेवलेंथ होगी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी कुछ वेवलेंथ होगी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर जगह पे आपके पास वेवलेंथ है। तो मतलब कि एक ब्लैक बॉडी अलग 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 वेवलेंथ की रेडिएशंस को एमिट कर रही है, ठीक है। पर उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी वेवलेंथ एमिट कर रही है, ये वाली। इसको कुछ भी नाम दे दो, लैम्बडा एक्स या लैम्बडा एम, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये वो वेवलेंथ है जो आपको मैक्सिमम ये आपसे यहाँ से मिल रही है। ये आपको T1 टेम्परेचर का ग्राफ मिल रहा है। फिर अगर आप इससे ज़्यादा टेम्परेचर कर देते हो, हमने क्या लिया T2 एक टेम्परेचर ले लिया, इससे ज़्यादा, तो ग्राफ आपके पास थोड़ा और ऊपर चला जाता है और इस तरीके का, ये शेप तो इसी तरीके की रहती है, इसका जो मैक्सिमम है ये थोड़ा सा पीछे शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पर इससे भी पिछले वाले से पीछे। ये λ1 है, ये आपके पास λ2 है, तो λ2 आपके पास λ1 से छोटा है। इसी तरीके से टेम्परेचर आप T3 कर देते हैं उससे भी ज़्यादा, तो ग्राफ आपके पास और पीछे शिफ्ट हो जाता है इस तरीके से, तो उसके लिए λ3 आ जाएगा आपके पास। इस तरीके का ग्राफ कुछ मिलता है। अब देखो ग्राफ की तो मैं एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा हूँ, क्या है आपके पास क्या नहीं, यहाँ से विंड डिस्प्लेसमेंट लो आया था वो सब आपके पास, वहाँ नहीं जा रहा हूँ मैं। आपके पास मेन मुद्दा समझते हैं कि कैसे क्या एक्सप्लेनेशन नहीं हुई। उस टाइम पे आपके पास स्टीफन्स लॉ था। स्टीफन्स लॉ क्या बोलता है कि कोई भी ब्लैक बॉडी जो एनर्जी एमिट करती है आपके पास, ये आपके पास सिग्मा इंटू टेम्परेचर की पावर 4 पर डिपेंड करती है। सिग्मा आपके पास स्टीफन्स कॉन्स्टेंट है तो उसकी बात नहीं करते। एनर्जी कोई भी बॉडी एमिट करती है तो ये क्या बोलता है, टेम्परेचर की 4th पावर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर की 4th पावर पर। तो आप एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी जो एमिट हो रही है। ये तो दिख रहा है, इस लॉ से ये दिख रहा है। देखो कम टेम्परेचर तो ये, या इस एक्सिस पे एनर्जी दिखा रखी थी मैंने, कम टेम्परेचर तो एनर्जी कम, टेम्परेचर बढ़ा तो एनर्जी और बढ़ गई, एनर्जी इस तरफ बढ़ रही है इस एक्सिस पे। कम टेम्परेचर तो एनर्जी कम, ज़्यादा टेम्परेचर किया तो एनर्जी, ये T1 टेम्परेचर था, ये T2 है, ये T3 है, इस तरीके है ना। ज़्यादा टेम्परेचर किया तो एनर्जी ज़्यादा, ये चीज़ तो दिख रही थी। क्लासिकल थ्योरी यहाँ तक तो ठीक थी आपके पास कि आपके पास टेम्परेचर बढ़ाओ एनर्जी आपके पास ज़्यादा होगी, आपके पास ज़्यादा एमिट होगी, है ना। पर एक ही टेम्परेचर के लिए ये जो ग्राफ अलग अलग तरीके का आ रहा है, ये इनको समझ में नहीं आया। एक बार इसको यहाँ पे फिर से बना रहा हूँ।
मतलब एक ही कोई ग्राफ बना रहा हूँ इस तरीके का था, तो ये तो किसी एक ही टेम्परेचर पे बात हो रही थी ना, टी टेम्परेचर पे, एक ही टेम्परेचर पर टेम्परेचर फिक्स है, ये अलग अलग वेवलेंथ या फिर बोल लो कि किसी एक ही वेवलेंथ के लिए मैक्सिमम एनर्जी क्यों मिल रही है, वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है आपके पास क्या एनर्जी, ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रही, टेम्परेचर तो सेम है, इस वाले केस के लिए तो टेम्परेचर सेम है ना आपके पास, तो टेम्परेचर सेम है, आप वेवलेंथ चेंज कर रहे हो तो आपको अलग अलग क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है वेवलेंथ के चेंज करने से, या बोल लो वेवलेंथ बोल लो, या फिर आपके पास सबको पता है कि सी इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा होता है, तो या बोल लो फ्रीक्वेंसी पे किसी भी बोल सकते हो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, लैम्डा चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी ना आपके पास, तो या ऐसा बोल लो कि फ्रीक्वेंसी चेंज होने से अलग अलग एनर्जीज मिल रही है आपके पास, तो फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी की डिपेंडेंस आ रही है, फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी की डिपेंडेंस दिख रही है। तो इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए क्लासिकल थ्योरी ने बहुत कोशिश करी, ठीक है, विंस ने कोशिश करी, रिले ने कोशिश करी, तो बहुत सारी कोशिशें करी, पर ये ग्राफ उनसे एक्सप्लेन नहीं हुआ, ठीक है, क्लासिकल थ्योरी के बेस पे ये ग्राफ एक्सप्लेन नहीं हुआ, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी ये बोलती थी कि एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, पर यहाँ पर सेम टेम्परेचर रख रखा है, पूरे केस में पूरी बॉडी का सेम टेम्परेचर रख रखा है, पर डिपेंड कर रही है एनर्जी आपके पास वेवलेंथ या बोल लो फ्रीक्वेंसी पे, तो ये क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था, ठीक है, तो ये थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन का फेलियर, क्लासिकल फिजिक्स का फेलियर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन करने में। तो यहीं से कंसेप्ट आया थोड़ा सा फोटोन का, एक्चुअली में फोटोन का नहीं, लाइट के डिस्क्रीट होने का, कंटिन्यूस होने का नहीं, डिस्क्रीट होने का। ये थ्योरी इस ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक्स आया और प्लैंक्स ने एक अपनी थ्योरी दी। प्लैंक्स ने क्या बोला कि आपके पास मैटर और रेडिएशन के बीच में जो आप बोल रहे हो ना क्लासिकल फिजिक्स के अंदर कि कितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है, कितना भी अमाउंट ऑफ एनर्जी मैटर से ली जा सकती है या मैटर को दी जा सकती है, इनके बीच में कितना भी ट्रांसफर हो सकता है, कोई लिमिट आपने नहीं रखी है क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग। ये प्लैंक्स क्या बोलता है कि ऐसा नहीं है। प्लैंक्स क्या बोलता है कि आपके पास कुछ मैटर और रेडिएशन के बीच में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है ये आपके पास कुछ फिक्स अमाउंट में ही हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड कितना ही करते रहो। तो ये क्या बोलता है कि मैटर और रेडिएशन के बीच में जो एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, ये चाहे वो अब्जॉर्ब हो रही हो एनर्जी या एमिट हो रही हो, किसी मैटर से एनर्जी एमिट हो रही हो या उसमें एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही हो, ये आपके पास डिस्क्रीट वैल्यूज में ही हो सकती है, कुछ फिक्स अमाउंट में ही हो सकती है। इस फिक्स अमाउंट को उसने बोला क्वांटा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्वांटाज। उसने क्या बोला कि क्वांटाज की फॉर्म में, मतलब कि डिस्क्रीट वैल्यूज, क्वांटाज मतलब डिस्क्रीट वैल्यूज, कंटिन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट वैल्यूज है, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि मैटर और रेडिएशन के बीच में ऐसा नहीं कि कितनी भी एनर्जी आप ट्रांसफर कर लो वे आपके पास फिक्स अमाउंट में होती है, कुछ फिक्स अमाउंट ही एमिट होती है, कुछ फिक्स अमाउंट ही आपके पास एमिट होती है और कुछ फिक्स अमाउंट ही आपके पास अब्जॉर्ब होती है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कितना भी अमाउंट ले जाके अब्जॉर्ब करवा दो और कितना ही अमाउंट वहाँ से रिलीज करवा लो, ऐसा नहीं बोलता। तो ये क्या बोलता है कि जो एनर्जी एमिट या अब्जॉर्ब होती है एनर्जी, वो आपके पास डायरेक्टली डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन फॉलिंग या एमिटिंग, ठीक है। कितनी एमिट हो रही है तो वो उस टाइम पे भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, कितनी ऑब्जॉर्ब हो रही है उस टाइम पर भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। इसको आपने हटा के इसने बोला एक कांस्टेंट लगाया इधर, जिसको बोलते हैं एच को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स एक आपके पास यूनिवर्सल कांस्टेंट है, एच से इसको डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल कांस्टेंट मतलब हर जगह इसकी वैल्यू सेम रहती है। इसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ये वैल्यू याद रखेंगे, ठीक है। तो ये प्लैंक्स ने सबसे पहले लेके आया, प्लैंक्स सबसे पहले ये लेके आया था। अभी कुछ फोटोन वोटोन का कुछ चक्कर नहीं आया अभी, बस प्लैंक्स ने ये बताया कि जो एनर्जी है वो कंटिन्यूस ना होकर डिस्क्रीट फॉर्म में मैटर से रेडिएशन के बीच में ट्रांसफर होती है, या क्वांटाज की फॉर्म में मैटर और रेडिएशन के बीच में ट्रांसफर होती है।
कोई भी मैटर कितनी भी एनर्जी रिलीज नहीं कर सकता, कुछ फिक्स अमाउंट ही करता है, या कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं करता, कुछ फिक्स अमाउंट ही वो करता है, क्वांटाज की फॉर्म में करता है, डिस्क्रीट फॉर्म में करता है। ये प्लैंक्स ने एक्सप्लेनेशन दी, और क्योंकि उसने ये इक्वेशन दे दी E इजिकल टू एच न्यू, तो यहाँ से एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी दिख रही है, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी के साथ एनर्जी की रिलेशन उसने एक्सप्लेन कर दी कि भाई फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो एनर्जी आपके पास चेंज होगी, ये उसने दिखा दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से उसने ब्लैक बॉडी का एक्सप्लेन किया एनर्जी को डिस्क्रीट मान के। ठीक है, सुन में आया। उसी टाइम पे, उस टाइम पे नहीं मतलब उसके बाद ब्लैक बॉडी आपको हो गई शायद। ये एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट आपको समझा रहा था कि एक्चुअली में हुआ क्या था। ठीक है, वैसे ये मैंने मतलब आपको शॉर्ट में बताया है, ब्लैक बॉडी है काफ़ी बड़ा कंसेप्ट है ये आपके पास। ठीक है, ओके, मैंने शॉर्ट करके बता दिया है, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, ब्लैक बॉडी के बाद आपके पास हर्ट्ज ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। हर्ट्ज साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेव नेचर के लिए एक्सपेरिमेंट किया था। एंटीना वाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम उसको। तो हर्ट्ज एक ट्यूब के साथ, मतलब हर्ट्ज ने क्या देखा, जस्ट मतलब सिंपल सा बता देता हूँ कि उसने क्या देखा कि आपके पास मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस, ये इलेक्ट्रॉन की खोज होने से पहले की बात है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1898 में जब की थी, उससे पहले की ये बात आपके पास। तो हर्ट्ज ने क्या देखा कि आपके पास किसी मेटल सरफेस पे जब वो कुछ लाइट डालता है तो वहाँ से कुछ पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं। बाद में जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली तो उसने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन से एमिट हो रहे हैं। तो आप जस्ट ऐसा बोल सकते हैं कि उधर क्या डाला उसने, लाइट वेव डाली मेटल सरफेस के ऊपर, तो वहाँ से कुछ पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं। ठीक है, और बाद में इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बनाएंगे हम, और देखेंगे कि इसी को एक्सप्लेन करना आपके पास जो था क्लासिकल फिजिक्स से मुश्किल हो गया था। ठीक है, इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्योंकि सिलेबस में डिटेल में है तो उसको हम डिटेल में ही पढ़ेंगे, इसलिए मैं पहले जस्ट इसके अलावा जो चीज़ें थी वो और बता देता हूँ। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसको तो डिटेल में पढ़ना है, इसलिए मैं इसके अलावा जो एक दो एक्सपेरिमेंट और थे वे बता देता हूँ, फिर इस पे आ जाएंगे हम मेन अपना। ठीक है, इसके बाद आपके पास था कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट में क्या हुआ, देखो इन्होंने क्या किया, एक वेव थी। ठीक है, एक वेव ली, एक्सरे ली थी जनरली, पर जस्ट एक वेव लगा लो आप। वेव के पास प्रॉपर्टी होती है, उसके पास लैम्डा होता है, उसके पास फ्रीक्वेंसी होती है, ये हम पढ़ के आए हैं, वेव के पास प्रॉपर्टी। इन्होंने क्या किया, एक रेस्ट पे रखे इलेक्ट्रॉन से ले जाके इसको टकराया। ठीक है, एक वेव ले जाके इलेक्ट्रॉन से टकराई। इलेक्ट्रॉन से जब ये टकराती है तो यहाँ पर होगी स्कैटरिंग। जनरली एक्सरे थी, यहाँ पर क्या होगी आपके पास, स्कैटरिंग। लाइट रे का जब स्कैटरिंग वाला प्रोसेस तो हम सभी ने पढ़ा है, 10th क्लास से ही पढ़ के आए हैं कि लाइट जब आसमान से आ रही है तो कुछ पार्टिकल से, जो कि जिसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, वेव की वेवलेंथ और पार्टिकल का साइज लगभग एक से साइज का आपके पास होता है। तो याद रखें कि एक्स रे की वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन का जो साइज है लगभग एक जैसा सा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास स्कैटरिंग होती है लाइट की। तो लाइट जो है इससे टकरा कर, स्कैटर मतलब इधर इधर कहीं पे स्कैटर हो जाएगी। तो मान लो लाइट इस तरफ चलेगी, ये आपके पास क्या है, स्कैटर्ड लाइट। ठीक है, ये आपके पास क्या है, स्कैटर्ड लाइट। तो ये क्या देखा गया, इधर स्कैटर होगी, इलेक्ट्रॉन्स भी कहीं पर जा सकता है, मान लो टकराने के बाद इधर भी या वहाँ पर भी रह सकता है, उसकी हमको अभी दिक्कत नहीं है। तो जब ये लाइट इधर आके टकराई है इससे, जो ये स्कैटर्ड वेव है, क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग, सुनो अब, क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ इंसिडेंट रे की थी, स्कैटर्ड रे की वेवलेंथ भी वही होनी चाहिए थी। स्कैटर्ड वेव की वेवलेंथ मैं लैम्डा डैश मान लेता हूँ फिलहाल। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स इंसिडेंट वेवलेंथ और स्कैटर्ड वेवलेंथ शुड बी इक्वल। क्यों इक्वल होनी चाहिए, तो इस पर आते हैं। क्लासिकल फिजिक्स क्या बोलते हैं, जब भी कोई लाइट रे किसी इलेक्ट्रॉन पे गिरती है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी जगह पे वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करता है तो ये उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने लग जाता है जिस फ्रीक्वेंसी से लाइट रे आ रही है। भाई लाइट की तो फ्रीक्वेंसी होती है ना आपके पास,
तो लाइट जिस फ्रीक्वेंसी से आ रही होती है वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के उतनी ही फ्रीक्वेंसी से हिलाने लग जाती है, ठीक है। तो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेट करने की वही फ्रीक्वेंसी, तो वह एक एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करता है, उसी को हम स्कैटर्ड वेव बोल रहे हैं यहाँ पर। तो क्योंकि इसकी भी वही फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ भी वही होगी इस फॉर्मूले से, फ्रीक्वेंसी वही है, सी वही है, तो वेवलेंथ भी वही रहने वाली है आपके पास। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स लाइट रे अगर गिरी, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है जो इंसिडेंट वेव की है। तो यहाँ से जो निकलने वाली वेव होगी इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन की वजह से, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है। तो जो स्कैटर्ड वेव है उसकी वेवलेंथ और इसकी वेवलेंथ इक्वल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। और इसका पूरी एक डेरिवेशन होती है पूरे पेज की, ठीक है, जिसमें कॉम्पटन स्कैटरिंग में पूरी डेरिवेशन करने के बाद, मतलब लीनियर मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन लगाने के बाद हमने क्या पाया कि स्कैटर्ड वेव की जो वेवलेंथ है स्कैटर्ड वेव की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा मिलती है इंसिडेंट वेव से। क्या पाया? स्कैटर्ड वेव की वेवलेंथ इंसिडेंट वेव से ज़्यादा है। ये क्लासिकल क्या बोलती थी, इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बराबर होना चाहिए, और ये क्या बोलती है आपके पास, ये ज़्यादा आती है, ठीक है। इन्होंने ऑब्जर्व करा, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया इस चीज़ को कि ज़्यादा आती है आपके पास। तो ये ज़्यादा आई कैसे, ये एक्सप्लेन नहीं हो रहा था क्लासिकल फिजिक्स से, तो कॉम्पटन इफेक्ट भी क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं हुआ आपके पास, समझ में आई इसको? हाँ, उससे अभी बताता हूँ कि इस वाले फिनोमेना से ये एक्सप्लेन हो जाती है प्लैंक्स वाले से। कैसे भाई? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तो एक दूसरे के उल्टे हैं, तो आप इसको ऐसा भी बोलते हैं ना कि स्कैटर्ड वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम आई होगी इंसिडेंट वेव की फ्रीक्वेंसी से। भाई स्कैटर्ड की वेवलेंथ ज़्यादा थी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी डेफिनेटली, है ना, फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने लाइट को पार्टिकल मानना है। वैसे मैं जस्ट थोड़ा सा बता देता हूँ, लाइट को पार्टिकल मानना है। तो लाइट जब एक पार्टिकल आके एक दूसरे पार्टिकल से टकराता है तो डेफिनेटली एनर्जी कुछ ना कुछ लूज करता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? दो पार्टिकल टकराएंगे तो एनर्जी का एक्सचेंज तो होएगा आपके पास। तो ये क्या बोलता है, लाइट जो है वेव नहीं है, जो अब थ्योरी जो चल रही है, लाइट वेव नहीं है, इसको फोटोन मानना है, पार्टिकल मानना है। तो पार्टिकल आ रहा है, दूसरे पार्टिकल से टकराता है, कोलिजन हुआ होगा तो कुछ एनर्जी का ट्रांसफर हुआ होगा। तो डेफिनेटली जब ये टकराने के बाद इधर गया आपके पास, ये पार्टिकल टकराने के बाद लाइट का पार्टिकल टकराया, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे गया और फिर उधर चला गया। तो लाइट के पार्टिकल की एनर्जी वहाँ चलेगी तो उसकी एनर्जी घटेगी, और एनर्जी घटेगी तो इस इक्वेशन से एनर्जी घटी, एच तो चेंज नहीं हो सकता, एनर्जी घटी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो ये पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन हो रहा था, लाइट वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो रहा था आपके पास, ठीक है। बात समझ में आई? ऑलराइट, ये था आपके पास कॉम्पटन इफेक्ट। इसके अलावा भी कई सारे एक्सपेरिमेंट है, जैसे कि इंटरफेरेंस पैटर्न से रिलेटेड, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड भी कुछ एक्सपेरिमेंट है, और वे हमने वेव ऑप्टिक्स नहीं करी है तो वे बताने का फ़ायदा भी नहीं है, और आपके सिलेबस में नहीं है, ये सारी चीज़ें सिलेबस में नहीं है। मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे आपके पास क्लासिकल फिजिक्स फेल होती गई आपके पास। जब भी छोटे पार्टिकल्स की बात करें तो क्लासिकल फिजिक्स फेल होती गई, ठीक है। और मैं बात कर देता हूँ क्लासिकल फिजिक्स और कहाँ फेल हुई। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट, हर्ट्ज और लिनार्ड का, कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। इसके बाद बात करता हूँ, इसके बाद आपके पास ये फेल हुई आपके पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, उस टाइम पर ऑब्जर्व होने लग गया था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा या और भी गैसेस का स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व होने लग गया था। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में देखिए क्या मिला, ये भी था आपके पास क्लासिकल फिजिक्स, यहाँ पर भी फेल हुई। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा आप फिर भी पढ़ के आए हैं, कहाँ पर? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा किधर पढ़ के आए हैं? केमिस्ट्री में पढ़ के आए ना आप, ठीक है, 11th क्लास में। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में ऐसी लाइनिंग मिलती है आपके पास, अगर आपको याद हो तो इस तरीके की लाइन मिलती है, ठीक है। मतलब कि आप क्या करो, हाइड्रोजन गैस ले लो, उस पर लाइट डाल दो, तो आपके पास जो स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ तो कलर्ड लाइट मिलती है और बीच में आपके पास बिल्कुल डार्क मिलता है। तो मतलब कि लाइट कंटिन्यूस नहीं मिल रही। क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग लाइट जो है वो कंटिन्यूस मिलनी चाहिए आपके पास। हाइड्रोजन ने कुछ, देखो हाइड्रोजन गैस है, उसके ऊपर कुछ लाइट इमिट डाल दी, तो हाइड्रोजन कुछ अब्जॉर्ब करेगा और फिर कुछ एमिट कर देगा आपके पास, है ना।
तो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग जितनी जिस तरीके की ऑब्जॉर्व करी कंटिन्यूस आ रही थी, कंटिन्यूस ऑब्जॉर्व करी और कंटिन्यूस ही एमिट कर देनी चाहिए थी। तो ये सारा सरफेस ही आपके पास ऐसा दिखना चाहिए था, बिल्कुल आपके पास लाइट जैसे गिरती है तो पूरा दिखती है, ठीक है, लाइनिंग दिखती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। लेमन बाल्मर पास्टन सीरीज आप जो पढ़ के आए हैं, तो लाइट जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा बन रहा है उसके अंदर लाइट जो है आपको डिस्क्रीट फॉर्म में दिख रही है, ना कि कंटिन्यूस फॉर्म में। और क्लासिकल फिजिक्स बोलती है कि लाइट तो है कंटिन्यूस नेचर की, वेव तो है कैसी आपके पास कंटिन्यूस नेचर की, यहाँ पर डिस्क्रीटनेस दिख रही है। तो इस चीज को भी आपके पास किसी भी स्पेक्ट्रा को क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाई, इन सबको वेव से मॉडर्न फिजिक्स एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद एटम की स्टेबिलिटी को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ठीक है। एटम की स्टेबिलिटी मैंने आपको बताया ना कि स्टार्टिंग में ही जितने भी माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना है कुछ भी एक्सप्लेन नहीं हो रहे इससे, ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स से। तो एटम की स्टेबिलिटी भी इससे एक्सप्लेन नहीं हुई। तो जो एटम के अंदर जो बोहर ने जब मॉडल दिया था, बोहर ने जब ये बोला ना कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ फिक्स स्टेशनरी ऑर्बिट्स में ही मूव करते हैं, क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये क्या बोलता था क्लासिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो सकते हैं अपनी मर्जी से, कंटिन्यूस एनर्जी इसमें बिलीव करते थे वे। तो क्लासिकल फिजिक्स की कंटिन्यूस एनर्जी के कंसेप्ट से ये मतलब निकलता था कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कहीं पर भी हो सकते हैं। पर बाद में जब आपके पास कुछ उससे इलेक्ट्रॉन से एनर्जी निकलना चलना ये सब आया आपके पास, और रदरफोर्ड का मॉडल की आपको एक 9th क्लास से एक फेमस सी ये पता है लिमिटेशन कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है वो घूम फिर के आपके पास न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिर जाता है ना। जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं वो घूम फिर के, क्योंकि एक एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी एमिट करेगा तो वो अपनी एनर्जी लूज करता जाएगा और वो क्यों नहीं आके न्यूक्लियस में गिर जाता है। और एटम की स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि एटम स्टेबल भी है या नहीं, ठीक है। तो ये फेमस सा आपने 9th क्लास में ही उसकी लिमिटेशन पढ़ी है, जिसको आपने बोहर ने एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है कुछ फिक्स स्टेशनरी ऑर्बिट्स में ही घूम सकते हैं, मतलब कि कंटिन्यूस कहीं पर भी नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉन या तो इस ऑर्बिट में होंगे या गैप आके इस ऑर्बिट में होंगे, बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ पर होंगे, बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। तो इलेक्ट्रॉन जो है कुछ डिस्क्रीट स्टेट में ही रह सकता है, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी इधर उधर आपके पास चला जाएगा। तो ये कंसेप्ट भी आपका जब ये मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हो गई थी, लाइट के वेव पार्टिकल नेचर की स्टडी आ गई थी आपके पास, तब जाकर एक्सप्लेन हुआ था। क्लासिकल फिजिक्स से वहाँ पर भी आपके पास फेल हुई थी, ठीक है। इसके अलावा तो आपके पास न्यूक्लियस के जितने भी फिनोमेना हैं, जैसे अल्फा डीके, ठीक है, अल्फा डीके, बीटा डीके, ये सारी चीज़ें ही आपके पास क्लासिकल फिजिक्स में फेल हो गए। क्लासिकल फिजिक्स उसके बाद तो फेल ही होती आ रही है। तो आप ऐसा लगाए कुल मिला के कि एटम्स की जब भी बात करेंगे, एटम्स के अंदर की जब भी बात करेंगे, या फिर माइक्रोस्कोपिक डोमेन की जब भी बात करेंगे, तो आपके पास क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गई, ठीक है, ओके।